हेलो फ्रेंड्स, ये है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 चैप्टर सेकंड सेक्शन 5 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफ़ाइन करने के लिए कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जो डेफिनेशन है जो उसकी बुक में दी गई है, तो वो बुकिश लैंग्वेज भी हम जानेंगे और इसके नॉर्मल मीनिंग जो हम अपनी याद के लिए रख सकते हैं तो वो चीज़ भी हम जानेंगे। तो पहले देखते हैं कि इसकी बुकिश लैंग्वेज क्या कहती है कि जिसके द्वारा कोई व्यक्ति एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को अथवा स्वयं और या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति हस्तांतरित करता है, यह ही संपत्ति अंतरण कहलाता है। तो हम नॉर्मल मीनिंग में देखें तो संपत्ति अंतरण का मतलब निकल के आता है कि दो लाइव पर्सन होने चाहिए, मतलब जो जीवित हों, ठीक है। और दूसरा के या तो वो अपने आप को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, बट वो भी उस टाइम पे करेगा जब वो चीज़ परपेचुटी में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो वो रूल अप्लाई नहीं होगा इस पर, तो वो तब अप्लाई होगा। उसके भी एक्सेप्शंस हैं, तो उस हिसाब से चलेगा उसका काम। दूसरी बात, वर्तमान और भविष्य में, मतलब या तो फ्यूचर में होगी तो फ्यूचर में भी वो वस्तुएं होंगी जो जिन पे ये कंडीशन ना लग रही हो कि वो उगेंगी तो वो आपकी होंगी, तब मैं आपको ट्रांसफ़र करूँगा। या उसका कोई बेनिफिट, जैसे हमारी सक्सेशन में चलता है कि मेरे फादर की कोई प्रॉपर्टी है और मैं पहले से उसे अपनी प्रॉपर्टी मान के और वो किसी और को ट्रांसफ़र करता हूँ या सेल करता हूँ, तो वो चीज़ गलत कहलाई जाएगी। तो फ्यूचर गुड्स वो होंगे जो पहले से ही हमें पता है कि वो हैं और वो मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, वो हमें बस ट्रांसफ़र होने रह गए हैं, तो वो चीज़ तो कहलाई जाएगी जो आपकी ही है। उसके लिए आपको वेट नहीं करना किसी चीज़ का, कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है, तो वो चीज़ कहलाई जाएगी। दूसरी बात, संपत्ति अंतरण के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लास्ट वीडियो आप मेरी देख सकते हो, उसमें संपत्ति अंतरण को मैं समझाया अलग अलग तोड़ के। तो संपत्ति क्या होती है, अंतरण क्या होता है, तो उसकी प्रोसेस के बारे में बताया गया है, तो वो आप देख सकते हो अगर आप उस स्लाइड में देखना चाहो तो, और मैं लिंक भेज दूँगी आपको। जैसे हम अब इसके के बारे में देखें, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको डेफिनेशन के आधार पर। जैसे पार्ट बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़, तो पार्टीज़ के कंडक्ट के ऊपर, पार्टीज़ के एक्ट के ऊपर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब देखते हैं इनको भी कैसे डिवाइड किया गया है। तो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज दो तरह की हैं, चल और चल, मूवेबल और नॉन इमूवेबल, ठीक है। और दूसरा है, इसको भी अचल संपत्ति को भी हम लोगों ने कुछ मोड्स में डिवाइड किया है, जिस मोड में हम एक्ट ऑफ पार्टीज देख सकते हैं। जैसे सेल, दो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, उस हिसाब से सेल करते हैं, तो वो एक सेल, उसमें दो लिविंग पर्सन आते हैं, वो कंडीशंस पूरी फुलफ़िल होती हैं, एसेंशियल कंडीशंस हमारी। दूसरा आता है मॉर्गेज, मॉर्गेज में हम एक मॉर्गेजी होते हैं, एक मॉर्गेजर होता है, तो वो अपनी कंडीशंस को फुलफ़िल करके कुछ अमाउंट के लिए किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करता है। और उसी तरह से लीज़ होती है, लीज़ के लिए भी हम कुछ टाइम पीरियड के लिए 12-14 साल, 10 साल, 5 साल के लिए हम लीज़ कर सकते हैं किसी पर्सन को। लेसर और लेसी होता है, वो दो पर्सन होते हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट उसमें लीज़ में जो है अमाउंट के लिए मतलब लोन के लिए, एक तरह से लोन के लिए हम ये नहीं करते हैं लीज़ हम प्रॉपर्टी के लिए करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी जो है इस तरीके से यूज़ भी हो जाए, और उसकी और भी तरीके से हम, जैसे एक पर्सन को नहीं लीज़ करते हैं, कई पर्सन्स को करते हैं। मॉर्गेजी भी हम कई टाइम कर सकते हैं, बट उसकी एक कंडीशंस हैं, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। एक्शनेबल क्लेम, गिफ्ट, गिफ्ट भी हम पढ़ चुके हैं, मुस्लिम लॉ में भी, हिंदू लॉ में भी गिफ्ट क्या होता है मुस्लिम लॉ में काफ़ी अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है। एक्सचेंज, एक्सचेंज हम आगे इनकी स्लाइड्स में और पढ़ेंगे, हम आगे इसको जब पढ़ेंगे तो हम इसको डीपली पढ़ेंगे पूरी सब चीज़ों को। ये सारी मोड्स हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं, जो एक्ट ऑफ पार्टीज़ के द्वारा की जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जो जिसमें लॉ अपने आप ऑपरेशन करता है, वो नेचुरली होता है। जैसे सक्सेशन, तो जैसे मेरे फादर की कोई प्रॉपर्टी है, तो अगर उनकी बाद वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो वो एक सक्सेशन कहलाता है। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अपने आप नेचुरली होता जा रहा है। इंसॉल्वेंसी, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को हम सेल कर सकते हैं, या लॉ बाय लॉ भी सेल कराया जा सकता है, या उस प्रॉपर्टी को किसी जगह पे लोन पे अगर दिया हुआ है तो उस प्रॉपर्टी को रिकवर करवाया जा सकता है। तो उस तरह से इंसॉल्वेंसी भी बाय कोर्ट ऑफ लॉ भी हो सकता है।
एग्जीक्यूशन, किसी डिक्री, कोई डिक्री ले ली, कोई ऑर्डर ले लिया, उसको पास करवाने के लिए बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ उसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। आगे पढ़ते हैं हम इनके बारे में, थोड़े एसेंशियल कंडीशंस हम लोग पढ़ लेते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि आखिर क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिनको फुलफ़िल करने के बाद ही कोई ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉपर्टी, तो वो लीगल मानी जाती हैं, मतलब वो उनको इनवैलिड घोषित नहीं किया जाएगा बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो पहला कंडीशन है संपत्ति का अंतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देने की प्रक्रिया है। मतलब संपत्ति जो अंतरण होता है, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी प्रोसेस है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देने की एक प्रोसेस है। ठीक है, फिर उसके बाद है सेकंड कंडीशन, अंतरण के लिए 2 व्यक्ति होना आवश्यक है। कोई भी हो, मॉर्गेजर मॉर्गेजी, लेसर लेसी, और इसके अलावा जो भी पर्सन्स होंगे वो एक देनदार होगा, दूसरा लेनदार होगा, या कह सकते हैं कि जैसे सेल और परचेज़ में होते हैं तो परचेज़र और सेलर होता है, तो ऐसे ही होता है। तो वो एक तरह से हम देख सकते हैं 2 पर्सन होना कंपलसरी है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट 2 पर्सन होना तो कंपलसरी है ही। परंतु कुछ अपवाद हैं, जैसे अजन्मे व्यक्ति के लिए कोई ऐसा नहीं है, उसमें एक सेक्शन 13 में डिफ़ाइन किया गया है कि उसको कैसे प्रोसेस किया जा सकता है कि कोई बच्चा अभी मदर की वूम में है तो उसको कैसे प्रॉपर्टी का हक मिल सकता है, या वो अगर वो जैसे 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो पैदा हो जाता है, अगर वो प्रॉपर्टी के मिलने से पहले 6 महीने के अंदर अंदर वो पैदा होता है तो उसको प्रॉपर्टी में वो राइट मिल सकता है, और किस तरीके से मिल सकता है, कब नहीं मिलेगा, क्या कंडीशंस हैं, वो हम सेक्शन 13 जो हम डिफ़ाइन करूँगी मतलब उसमें बताऊँगी। ऐसे ही शिशु के लिए मृत्यु के टाइम पे कोई किसी की डेथ हो जाती है तो आप किस तरीके से उस प्रॉपर्टी को किसी को दे सकते हैं, किसी को नहीं दे सकते हैं, कौन सक्सेशन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, कौन लीगल हेयर कहलाता है, तो वो सब चीज़ें मृत्यु के टाइम पे डिफ़ाइन होती हैं। वसीयत में भी वसीयतनामा किसके नाम पे दिया गया है, वसीयत किसके नाम की है, और वसीयत रजिस्टर्ड है या नहीं है, वकील के सामने बनवाई गई है या नहीं बनवाई गई है, तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे वेरीफाइड की जाती हैं, तब ये सब चीज़ें अप्लाइड होती हैं और एग्जीक्यूट करवाई जाती हैं बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। उसके बाद थर्ड कंडीशन है संपत्ति का अंतरण वर्तमान और भविष्य में ही किया जा सकता है, मतलब या तो प्रेजेंट में किया जाएगा या फ्यूचर में किया जाएगा। फ्यूचर गुड्स होते हैं वो फ्यूचर में कहलाते हैं, या सक्सेशन जो कहलाती है हमारी वो भी फ्यूचर के लिए होता है, और जो वर्तमान होता है वो प्रेजेंट में आएगा। जैसे अब ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है तो मैं किसी को बेच सकता हूँ, बट ये मैं सोच लूँ कि नहीं ये मेरे दादा की प्रॉपर्टी है और ये अभी मुझे मिलेगी, मेरे पापा की भी नहीं है, वो मेरे दादा की है और ये मुझे भी मिलेगी, और मैं पहले से ही सब कुछ सेल वेल करके बैठी हूँ, तो वो एक गलत चीज़ होगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी भी मेरा राइट तो है बट वो एक पूरा राइट नहीं कहलाएगा जब तक वो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र ना हो या मेरे फादर के नाम पे ट्रांसफ़र ना हो। ठीक है, वो भी उस टाइम पे जब उसमें भी कुछ कंडीशंस आती हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे और सेक्शंस में, उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आते हैं जिनके बेस पे वो प्रॉपर्टी पे उसका हक भी ख़त्म हो सकता है, और उस प्रॉपर्टी पे पहला हक जो आएगा वो फादर का आएगा, अगर वो चाहे तो वो दें, वो चाहे तो ना दें। वो प्रेजेंट लॉ में भी कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं। और फोर्थ कंडीशन पे आते हैं, संपत्ति अंतरण के लिए संपत्ति का अस्तित्व में होना आवश्यक है, मतलब वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पहले से ही ख्याली पुलाव बना के बैठे हैं, जैसे फसल होती है हम बो देते हैं तो उसके बाद हम सोचें कि नहीं ये फसल तो अभी उगेगी, उसके बाद ये मैं पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करके बैठ गया हूँ किसी से कि हाँ ठीक है ये फसल तुम्हारे नाम पे दे दूँगा, या मैं तुम्हें इतने में बेच रहा हूँ, या आपसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 1950 रुपये में पर कुंटल मैं आपको दे दूँगा, और ये पता नहीं है कि ये फसल उतनी होगी, वैसी होगी, नहीं होगी, और ये भी नेचुरल पे भी डिपेंड करता है, नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो वो सब चीज़ें बिना हम देखे अनसर्टेनिटी में हमने एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो वो एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो वो भी एग्जिस्ट में होना किसी भी प्रॉपर्टी का वो ज़रूरी है, तो वो एक एसेंशियल कंडीशन में आती है। अंतरणीय संपत्ति अंतरण योग्य होनी चाहिए, मतलब हम किसी को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं वो प्रॉपर्टी भी उस लायक होनी चाहिए कि हम उसे ट्रांसफ़र कर सकें। ऐसी ना हो कि हम उसे ट्रांसफ़र कर ही ना सकें। जैसे एग्रीकल्चर लैंड होती है तो वो हम किसी को सेल करते हैं तो हम उसे एग्रीकल्चर लैंड के तौर पे सेल करेंगे, हम ऐसे नहीं कह सकते हैं उसे कि वो एग्रीकल्चर लैंड में नहीं आती है, तो वो एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा कि हम उसकी, जैसे हम कहते हैं खतौनी चेक करानी होती है, तो वो इसीलिए चेक कराते हैं कि वो अगर वो एग्रीकल्चर लैंड में आती है तो वो उस तरीके से हम उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते,
बिना परमिशन के, तो वो चीज़ एक तरह से आती है कि वो प्रॉपर्टी भी उस लायक होनी चाहिए कि हम उसको ट्रांसफ़र कर सकें। ऐसा नहीं है कि वो उस लायक ही नहीं है प्रॉपर्टी, फिर भी हम उसे दे रहे हैं। जैसे कोई चीज़ टूटी हुई है, वो हम उसे किसी को गिफ्ट एज अ गिफ्ट दे रहे हैं, वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी टूटी हुई है, फिर भी हम दे रहे हैं, तो वो चीज़ एक गलत है। ठीक है। पक्षकार अंतरण करने में सक्षम होना चाहिए, तो पक्षकार भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ी हुई है सेक्शन 10 में, जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि फ्रॉड नहीं होना चाहिए और मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमने सेक्शन 10 में पढ़ी हैं, तो वो कॉम्पिटेंसी दिखाती है। जैसे साउंड माइंड का होना चाहिए, और उसके अलावा बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से इसकी इंसॉल्वेंसी नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें डिफ़ाइन की गई हैं एसेंशियल कंडीशंस में। ये अगर होंगी तभी एक वैलिड ट्रांसफ़र कहलाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि किन किन संपत्तियों का अंतरण नहीं किया जा सकता। सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है ये। संभावनाओं का अंतरण नहीं किया जा सकता। स्पेस सक्सेशंस, ये वो होती हैं जैसे हमें कोई संभावना है कि ये हमें चीज़ मिल जाएगी इन फ्यूचर, और हम पहले से ही उसका कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं या सेल कर देते हैं या कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं किसी से, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। और ना ही किसी से भावनाओं में बह के कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो वैलिड माना जाएगा, तो वो वैलिड नहीं माना जाता, वो इनवैलिड ही माना जाएगा इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है। अब नेक्स्ट है पुनः प्रवेश का अधिकार, नियर राइट टू री एंट्री। तो मतलब नियर राइट टू री एंट्री में हम ये देख सकते हैं कि नियर राइट टू री एंट्री पढ़ रहे थे, तो वो हम देखते हैं कि जैसे किसी किराएदार से हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये प्रॉपर्टी जो है आपको, कुछ उसने कंडीशंस पूरी फुलफ़िल नहीं करी, तो उस डिपेंड पे अगर वो मकान मालिक चाहे तो वो उस संपत्ति को दोबारा अपने कब्जे में ले सकता है। तो नियर राइट टू री एंट्री का मतलब यही होता है कि अगर कोई हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसमें उस कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं किया गया है सामने वाले पर्सन के द्वारा, तो हम चाहें तो उसमें एक क्लॉज एंटर कर सकते हैं कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि अगर इसने ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं करी तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड घोषित करवा सकें। अब है इजमेंट्री राइट। इजमेंट्री राइट वो होते हैं जो हमें कुछ टाइम पीरियड के बाद मिल जाते हैं। जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी में हमें मिलते हैं 20 ईयर्स के लिए। अगर लगातार हम कोई मार्ग यूज़ कर रहे हैं, कोई रास्ता यूज़ कर रहे हैं जाने के लिए, तो वो हमारा इजमेंट्री राइट हो जाता है कि वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो एक तरह से हमारे पास अपने यहाँ पे नेचुरल राइट आ जाता है। इस तरह से ही हम पब्लिक प्रॉपर्टी को देखते हैं, तो पब्लिक प्रॉपर्टी में जैसे पार्क आता है या कोई और चीज़ आती है जिसमें हम, जहाँ पे हम घूम सकते हैं या बैठ सकते हैं। रेलवे स्टेशन होता है, उसका फ्लाईओवर्स होते हैं, वहाँ से हम पास होते हैं, तो वो एक तरह से प्रॉपर्टी होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं। तो वो सब चीज़ें देखा जाए तो वहाँ पे हमें 30 ईयर्स का राइट मिला हुआ है कि हम लगातार एक ही मार्ग से या एक ही जगह से हम 30 ईयर्स पास हो रहे हैं, तो वो एक तरह का राइट हो जाता है हमारा, कि वो हमारे लिए एक वे टू राइट हो जाएगा, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम क्लेम भी कर सकते हैं कि ये हमारा राइट हमसे ना छीना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है फिर रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, व्यक्तिगत अधिकार या निजी अधिकार। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो हमारे निजी होते हैं, जैसे मंदिर का अधिकार, मस्जिद का अधिकार, गुरुद्वारे का अधिकार। तो ये अपने अपने अधिकार होते हैं, अपने अपने कस्टम के हिसाब से, तो वो भी उसी तरीके से वो हस्तांतरित नहीं किए जा सकते, ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। ऐसे ही राइट टू फ्यूचर, मतलब भविष्य में भरण पोषण का अधिकार, मतलब हमें किसी को मेंटेनेंस देना है, हमारे फादर मदर हैं या कोई अनबॉर्न वो माइनर चाइल्ड है या कोई अनमैरिड चाइल्ड है, तो उस हिसाब से हम दे सकते हैं। और जैसे कोई वाइफ है, वो है बट वो माइनर है, या वो माइंड से साउंड माइंड नहीं है, तो या हो गई है बाद में, तो उसको मेंटेनेंस देना कंपलसरी हो जाता है बाय द आइज ऑफ लॉ, बाय द रूल्स ऑफ लॉ। तो वो उस तरीके से हम देख सकते हैं। ऐसे ही हैं कुछ संशोधन भी किए गए थे 1929 के संशोधन द्वारा भी जोड़ा गया था इसको, और इसी के द्वारा कुछ केसेस भी थे जो मैं बाद में आपको डिफ़ाइन करूँगी केस लॉ। इसमें जितने भी इससे रिलेटेड केस लॉ होंगे वो मैं सब आपको लास्ट स्लाइड में सब दिखाऊंगी आपको। ये आप देख सकते हो 1929 में संशोधन किया गया था, ये आप सब नोट कर सकते हो नोट शीट लेके।
इसके तहत भविष्य में भरण पोषण का अधिकार केवल पत्नी के पास या अन्य किसी के पास धारित नहीं होगा। ऐसा नहीं है। तीन कैटेगरी इसमें डाली गई थी। एक तो माइनर चाइल्ड के लिए, फादर मदर के लिए ओल्ड हों और उनके पास कोई ज़रिया ना हो कमाने का। एक वाइफ़ के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे अगर वो वाइफ़ माइनर है या अनसाउंड माइंड हो गई है या उसके पास कोई भी कमाने का ज़रिया नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो कुछ एक्सेप्शंस, कुछ रूल्स दिए गए हैं, उनको फॉलो करने के बाद उसे मेंटेनेंस मिल सकता है। वो भी उस पे डिपेंड करेगा कि जो हस्बैंड है वो क्या कमाता है, कैसे कमाता है, उसकी हैसियत के हिसाब से उसको डिफ़ाइन कर दिया जाएगा। अगर उसकी हैसियत अच्छी है, उसकी सैलरी अच्छी है, तो 50% भी मिल सकता है उसको, 30% भी मिल सकता है। तो वो डिपेंड करेगा उस पर और उनके बच्चों पर। अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो उसको फ़ीस भी देनी पड़ेगी, उनकी सब कुछ देना पड़ेगा, तो वो मेंटेनेंस उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो उसे ब्रेक नहीं कर सकता, वो उसे क्लेम कर सकती है। ठीक है। केवल वाद लाने का अधिकार, हमें ओनली सूट लाना है तो उसका अधिकार भी हम ले सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं इसके तहत हम क्षतिपूर्ति का अधिकार, जैसे कंपनसेशन का अधिकार होता है, तो वो ओनली हमें वाद लाने का अधिकार है। हमें वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं किया सकता। जैसे मुझे अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो अगर मैं किसी से कंपनसेशन लेना चाहती हूँ तो वो अधिकार मैं किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। तो वो ओनली मेरे लिए अधिकार है। तो इसीलिए वो केवल वाद लेने का अधिकार वो मेरा ही अधिकार है, वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ऐसा ही है फिर सैलरी का अधिकार, किसी व्यक्ति को मिलने वाली आय, नौकरी से आय हस्तांतरित नहीं की जा सकती। अगर मैं काम कर रही हूँ वो निजी आय में कहलाएगा। मैं काम कर रही हूँ किसी जगह पे, कहीं नौकरी कर रही हूँ या कोई जॉब कर रही हूँ, किसी भी ओहदे पे हूँ, तो वो ओहदा मैं किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, क्योंकि वो ओहदा मेरा होगा, मेरी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करेगा और मेरी कैपेसिटी का काम कोई और नहीं कर सकता, तो वो चीज़ ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है। ऐसे ही पेंशन लेने का अधिकार, पेंशन 2 पर्सन्स को मिलती हैं, हस्बैंड एंड वाइफ को। अगर हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वाइफ को मिलेगी जब तक वाइफ जिंदा है। ओनली इन 2 पर्सन को ही मिलती है, वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं हो सकती कि अगर वो दोनों नहीं रहते हैं तो फैमिली को मिलती रहेगी, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, हस्बैंड अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वाइफ को मिलेगी, वाइफ अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हस्बैंड को मिलेगी, वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। ठीक है। इसी तरीके से नेचर का इंटरेस्ट है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है या हवा पानी धूप कहीं से बंद हो जाती है या मेरे को कहीं से चाहिए, ये वस्तु ऐसी होती हैं जो हम किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ना हम इनका हिसाब रख सकते हैं। ऐसे ही कुछ हमने ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में भी मैं आपको बता सकती हूँ। कोई अंतरण ऐसा होता है जो ऑब्जेक्ट किसी का नहीं होता, विधि विरुद्ध है, उसका अंतरण नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लॉफुल नहीं होते मगर हम उसका ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे सेक्शन 23 में बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के संविदा अधिनियम की धारा 23 में दिया गया है कि पट्टेदार और पट्टेदार के रूप में इत्यादि, जैसे पट्टेदार होता है या पट्टेधारी जो होता है, अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो अपना पट्टा किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि उनके नाम पे ही लिखा है। अगर वो कोई इलीगल काम करते हैं, उस पट्टे के लेने के बाद उस जगह पे कोई इलीगल काम करते हैं, कोई इलीगल ऑब्जेक्ट करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपना और वहाँ पे काम करते हैं, तो वो इलीगल उन्हीं के लिए होगा जिसके नाम पे वो पट्टा होगा, दूसरा पर्सन उसके लिए लाइबल नहीं हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि इलीगल ऑब्जेक्ट के, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के तौर पे अगर वो काम करते हैं, तो सेक्शन 23 में डिफाइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। अब आगे चलते हैं हम। पर्सन कम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र, जो हमने पहले पढ़ा था कि पर्सन कम्पिटेंट होना चाहिए, जब हमने वैलिड कंडीशन पढ़ी थी किसी को ट्रांसफ़र करने की। उसके बाद हम कुछ नॉर्मल पहले का एक वो देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कैसा क्या हाँ ट्रांसफ़र किया गया है इसको। तो कंसेप्शंस देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का। तो प्रिलिमिनरी पहला है सेक्शन 1 to 4 चैप्टर 1 में, जो हमने डिफ़ाइन कर लिया है, जिसमें हम लोग ओनली डेफिनेशंस, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांसफ़र क्या होता है, गुड्स किसे कहते हैं, प्रॉपर्टी इमूवेबल मूवेबल कौन सी होती है, आइज ऑफ लॉ किस तरीके से वो ट्रांसफ़र की जा सकती है, क्या होता है, कौन से केस लॉ से इससे कनेक्टेड हैं, कब कब क्या क्या डिफ़ाइन किया गया, तालाब के बारे में, किसी जगह के बारे में, एग्रीकल्चर लैंड के बारे में, तो वो सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। फिर है जनरल प्रिंसिपल, जो हम अब पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 में,
अभी मैंने आपको डिफ़ाइन किया है 5 और 6। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर में मैं और भी डिफ़ाइन करूँगी, और ये 53 तक है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे एलएलबी में भी आते हैं। मोस्टली अगर वो डिफ़ाइन हो तो हमें जुडिशरी में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। कोई नॉर्मल टेस्ट आता है एलएलबी का, एलएलबी से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, वहाँ पे भी हमें बहुत हेल्प मिलती है, तो वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद है प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, 5 to 37 सेक्शन में। और प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे मूवेबल और इमूवेबल दोनों हैं, और वहाँ पे ओनली इमूवेबल है, 38 to 53। ठीक है, इसमें सेल भी आएगा और मॉर्गेज भी आएगा, ये दोनों आएंगे। उसके बाद सेल जो है 54 to 57, मॉर्गेज आएगा 58 to 105, लीस आएगा 105 से 117, एक्सचेंज आएगा 118 से 121, गिफ्ट आएगा 122 से 129, एक्शनेबल क्लेम आएगा 130 से 137। कुल मिला के चैप्टर 8 चैप्टर हैं उसमें, जो हम सेकंड चैप्टर पे हैं अभी। अभी आगे हम इसको और डिफ़ाइन करेंगे, और इसको आगे और बनाएंगे हम लोग, आगे नेक्स्ट स्लाइड बनाएंगे।